हेलो बच्चों, मैं सीता कंवर स्वागत करती हूँ आपका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। तो बच्चों, हमारा चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया है, जिसके तहत हमने देखा कि किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है और यहाँ पर अपने औपनिवेशिक शासन को स्थापित करती है। इस दौरान भारत में हुए विभिन्न प्रकार के क्रांतिकारी आंदोलन, कांग्रेस के नेतृत्व में किए गए आंदोलन, साथ ही जनजातीय आंदोलन, किसानों के आंदोलन व प्रजामंडल आंदोलन के बारे में हमने विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। आज से हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, चैप्टर 4 विश्व का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। यानी हमारा भारत का इतिहास अब खत्म होता है, क्योंकि हमने चैप्टर 1 के तहत प्राचीन, चैप्टर 2 के तहत मध्यकाल और चैप्टर 3 के तहत आधुनिक भारत के इतिहास का अध्ययन कर लिया है। इस चैप्टर के थ्रू हम जानेंगे विश्व के इतिहास को। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं इसके फर्स्ट वीडियो के साथ। और फर्स्ट वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कि राष्ट्रवाद क्या होता है और यूरोप में किस तरह से राष्ट्रवाद का उदय होता है। यानी कुल 2 टॉपिक का हम इसमें अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि राष्ट्रवाद जो धारणा है यह क्या होती है। हालांकि हम राष्ट्रवाद के बारे में चैप्टर 3 में पढ़ चुके हैं कि किस तरह से भारतीयों के द्वारा जो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, औपनिवेशिक सरकार के खिलाफ जो आंदोलन किए जाते हैं वो राष्ट्रवादी भावना से प्रेरित होकर ही किए जाते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि राष्ट्रवाद आखिरकार होता क्या है, साथ ही यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना का उदय किस तरह से हुआ, कौन कौन से ऐसे कारण थे जिससे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। तो इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये हमारा, 4 नंबर का यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए टॉपिक पर पहुंचने से पहले हम वर्तमान में जो यूरोप महाद्वीप का मानचित्र है उसका अवलोकन कर लेते हैं। तो बच्चों, कितने महाद्वीप हैं कुल विश्व में? 7 महाद्वीप है, ठीक है। तो उनमें से हमें किसे देखना है? यूरोप महाद्वीप को देखना है। तो अभी आप यूरोप महाद्वीप का वर्तमान में मानचित्र देख पा रहे हैं। ये देखिए, हम शुरुआत करते हैं यहाँ से। जो ये रूस है, रूस इतना ज़्यादा विस्तृत है कि यह यूरोप में भी आता है, और इसका जो पूर्वी हिस्सा है वो कहाँ आता है? एशिया में। और जो ये पश्चिमी हिस्सा है ये किस में आता है? ये आता है यूरोप में। और फिर आप देख पा रहे हैं इधर ये बेलारूस है, ये यूक्रेन है, यहाँ पे पोलैंड, और ये जर्मनी के पास ये चेक गणराज्य, यहाँ पे ऑस्ट्रिया, ये स्लोवाकिया, हंगरी, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इटली, है ना, ये है फ्रांस, ये यहाँ पे स्पेन, और स्पेन के यहाँ है पश्चिम में पुर्तगाल, और यहाँ पे है ये यूके, है ना, आयरलैंड और यूके। यहाँ पे है नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। ठीक है, मानचित्र दिखाने के पीछे उद्देश्य मात्र इतना है कि अभी हम देख पा रहे हैं कि यूरोप में बहुत सारे देश हैं, लेकिन ये देश बहुत ही छोटे छोटे हैं। यहाँ देखिए, जर्मनी इतना सा है, लेकिन जब मैं आपको पूर्व का मानचित्र दिखाऊंगी तो आप जानकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि जर्मन संघ बहुत बड़ा था। अभी आप देख पा रहे हैं पोलैंड, इसका अस्तित्व नहीं था, चेक गणराज्य नहीं था, यहाँ स्लोवाकिया नहीं था। तो इस तरह से हम देखेंगे कि कई क्षेत्र ऐसे हैं जो बाद में अस्तित्व में आए। पहले यहाँ पे निरंकुश राजतंत्र का शासन होता था, उसके बाद धीरे धीरे किस तरह से फ्रांस की क्रांति होती है 1789 में, और फ्रांस की क्रांति के बाद किस तरह से राष्ट्रवाद के विचार प्रसारित होते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, अलग अलग राष्ट्र स्वतंत्र होते जाते हैं। जो पृथक राष्ट्र है, स्वतंत्र राष्ट्र है, उनका अस्तित्व यूरोप के मानचित्र पर आने लग जाता है, और फिर ये यूरोप का वर्तमान मानचित्र निकल कर आता है ना। तो बिल्कुल सरल तरीके से हम समझेंगे, उसके बाद हम जाएंगे पाठ्यपुस्तक के फैक्ट पे कि क्या दे रखा है। तो अभी हमने देखा, अच्छे से देख लो, ये यूरोप का मानचित्र है। अब हम देखते हैं 19वीं सदी के दौरान यूरोप का मानचित्र। देखो, इस तरह का मानचित्र होता था। सबसे पहले अपन पकड़ते हैं जर्मनी को, क्योंकि इसी चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं जर्मनी के एकीकरण को और इटली के एकीकरण को। तो अभी आपने जर्मनी देखा, ये देखिए कितना छोटा सा है ना, ये यहाँ दिख रहा है येलो कलर में। और ये देखिए 19वीं सदी का जर्मनी, जर्मन संघ। ठीक है, तो जर्मनी पहले क्या होता था, 300 इसमें छोटे छोटे राज्य थे। भौगोलिक दृष्टि से 300 राज्य थे। फिर किस तरह से नेपोलियन का भी आगमन होगा। हम इस पूरे चैप्टर में है ना नेपोलियन को पढ़ेंगे, जर्मनी के एकीकरण के दौरान पढ़ेंगे, इटली के एकीकरण के दौरान पढ़ेंगे। पूरे यूरोप में जो राष्ट्रवाद की भावना जगाने का काम किया ना, उसमें नेपोलियन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। क्योंकि एक बार मैं तुम्हें फ्रांस की क्रांति के बारे में बता देती हूँ। फ्रांस में 1789 में क्रांति हुई। अब क्रांति क्यों हुई?
क्योंकि फ्रांस के समाज में असमानता थी। वहाँ का जो समाज था वो 3 एस्टेट में बटा हुआ था। प्रथम एस्टेट में पादरी वर्ग के लोग आते थे, द्वितीय एस्टेट में राजा सामंत जितने भी मंत्री थे वो लोग आते थे, और तृतीय एस्टेट में आते थे मध्यम वर्ग के लोग और जनसाधारण के लोग। अब प्रथम और द्वितीय एस्टेट को विशेष अधिकार प्राप्त थे, उनको कर भी नहीं चुकाना होता था। और जो ये तृतीय एस्टेट के लोग थे इनके पास साधन भी बहुत कम थे और इनको बहुत सारे करों का भार भी इनके ऊपर डाल दिया गया था। तो इस तरह से समाज में असमानता थी। इसके अलावा जो फ्रांस का राजा था लुई 16वां, वो जनता के प्रति उदासीन था। जनता की इतनी विकट हालत हो गई थी क्योंकि फ्रांस का राजकोष भी खाली हो रखा था कि जनता आर्थिक दृष्टि से, सैनिक सामाजिक दृष्टि से और राजनीतिक दृष्टि से तो बहुत ही असंतोष की स्थिति उत्पन्न हो गई थी फ्रांस में। और फ्रांस की फिर क्रांति होती है और इस क्रांति के माध्यम से राजतंत्र को उखाड़ फेंका जाता है और फ्रांस में लोकतंत्र की स्थापना एक तरह से कर दी जाती है। आगे चल के हम देखते हैं कि किस तरह से कुछ परिस्थितियां चेंज होती हैं और फ्रांस में नेपोलियन का आगमन होता है। नेपोलियन के द्वारा अपने तानाशाही शासन की स्थापना की जाती है। लेकिन मेन जो फ्रांस की क्रांति थी, मेन फ्रांस की क्रांति से क्या मोटो निकल के आया, क्या लक्ष्य निकल के आया कि ये जितने भी यूरोप के राज्य थे ना, अभी आप देख पा रहे हो यूरोप के राज्य 19वीं सदी में अलग से स्वतंत्र देश नहीं हुआ करते थे यूरोप में, बल्कि यूरोप अलग अलग राजशाही में, अलग अलग कैंटन में, अलग अलग डचियों में बटा हुआ था। यूं समझ लो आप, अलग अलग राज परिवार का शासन होता था। और जो जिन राज परिवार का जिन साम्राज्य होते थे, इनके साम्राज्य के अधीन जो लोग निवास करते थे उनमें कोई समानता नहीं थी, ना भाषाई आधार पे, न संस्कृति के आधार पे। तो उनको कौन सी ऐसी चीज़ थी जो कि साम्राज्य से जोड़े रखती थी? तो वो जो राजा होता था उस साम्राज्य का, तो उस राजा के प्रति अपने क्या रखते थे, राजा के प्रति रेस्पॉन्सिबल होते थे। बस ये जो चीज़ थी ये उन लोगों को जोड़े हुए थी जो कि अलग अलग भाषा के थे, अलग अलग क्षेत्रों के थे। तो यहाँ पे आराम से अच्छा खासा निरंकुश राजतंत्र, निरंकुश राजाओं का शासन चल रहा था जो कि ये मानते थे कि हमें देवीय अधिकार प्राप्त है। लेकिन जैसे ही फ्रांस की क्रांति प्राप्त होती है, फ्रांस की क्रांति होती है, हालांकि फ्रांस से पहले अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम हो चुका था 1776 से, तो थोड़ी तो जागृति उसने उत्पन्न कर दी थी। भाई स्वतंत्रता के प्रति जो चाह होती है, जो इच्छा होती है, वो उसने पैदा कर दी थी। और उसके बाद जो सशक्त रूप से उभर के आई फ्रांस की क्रांति, तो उसने तो विश्व के इतिहास को परिवर्तित करके रख दिया। पूरे विश्व के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुई फ्रांस की क्रांति, क्योंकि उसके बाद इन राज्यों में, ये जो राज्य थे यूरोप के, इनके अंदर ये भावना आ गई कि हमें भी क्या करना चाहिए, निरंकुश राजतंत्र का विरोध करना चाहिए, हमें भी आज़ादी की मांग करनी चाहिए, हमें भी लोकतंत्र की स्थापना की मांग करनी चाहिए। और फिर हम देखते हैं कि नेपोलियन जो कि एक सैनिक होता है फ्रांस का, क्रांति में भी उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो नेपोलियन है ना, यूरोप के विजय अभियान पे निकलता है और हम देखते हैं कि 1812 में वो रूस पर आक्रमण करता है। तो 1812 तक वह क्या करता है, यूरोप के विभिन्न क्षेत्रों में, यूरोप के विभिन्न क्षेत्रों को जीतता है, जैसे कि ऑस्ट्रिया है, यहाँ पे इटली है, और इन क्षेत्रों में अपना अधिकार स्थापित करके इन क्षेत्रों में प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से इनको संगठित करता है। जैसे मैं एक उदाहरण लेना चाहूँगी क्योंकि ये हमारे आगे भी काम आएगा। जैसे अभी आप जर्मन फेडरेशन देख पा रहे हैं, जर्मन संघ देख पा रहे हैं, तो इसमें अलग अलग क्षेत्र हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पे प्रशा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑस्ट्रिया है, यानी जो ऑस्ट्रिया साम्राज्य इतना बड़ा था तो इसका यहाँ दक्षिण का ये जो क्षेत्र है इस पर भी नियंत्रण था। इसी तरह से हम देखें तो ऑस्ट्रिया का इटली पर भी नियंत्रण स्थापित होता है। तो ये जो जर्मन संघ था, ये इसमें 300 छोटे बड़े राज्य थे। अब नेपोलियन ने क्या किया, इन 300 राज्यों को 39 राज्यों में मतलब संगठित कर लिया। 300 के कितने कर दिए, 39, और इनका एक संघ बना दिया। तो जब ये एक संघ बन गए तो इनमें दो तरह से भावना आई। एक तो ये भावना है कि हम संगठित होकर रह सकते हैं, हमारे भी राष्ट्र राज्य की स्थापना हो सकती है। दूसरा ये आई कि जब नेपोलियन ने इनको उपनिवेश बनाने की कोशिश की तो इनमें जैसे भारत में आई थी ना राष्ट्रवादी भावना कि जब अंग्रेज उपनिवेश के तौर पे भारतीयों का शोषण कर रहे थे तो हम सब भारतीय एक होकर खड़े हो गए थे अंग्रेजों का विरोध करने के लिए। बस इसे ही कहते हैं राष्ट्रीयता की भावना, हम की भावना, जिसमें व्यक्ति की पूरी भावना, व्यक्ति की पूरी निष्ठा अपने देश के प्रति समर्पित हो जाती है। वो देश के अलावा कुछ नहीं सोचता।
था। तो जब नेपोलियन ने इनको उपनिवेश बना के इनका शोषण करना चाहा यूरोप के देश को जीत करके, तो इनमें ये भावना आ गई कि हमें संगठित होकर के विरोध करना चाहिए, नहीं तो ऐसे ही कोई ना कोई हमारे ऊपर शासन करता रहेगा। तो हम आगे के पॉइंट में देखेंगे कि नेपोलियन ने यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये हम बात कर रहे थे 1815 से पहले की, क्योंकि 1815 में वोटरलू का एक युद्ध होता है और उसमें यूरोप की ये ताकत एक हो जाती है। जैसे कि यहाँ से प्रुशिया आ जाता है, इसके अलावा ऑस्ट्रिया आ जाता है ना, प्रुशिया आ जाता है, ऑस्ट्रिया आ जाता है, ब्रिटेन आ जाता है। तो ये लोग मिलकर के हरा देते हैं नेपोलियन को वोटरलू के युद्ध में। और 1815 में ये एक सभा बुलाते हैं, एक सम्मेलन बुलाते हैं, और 1815 में ये यूरोप को वापस से, जो मानचित्र यूरोप का तहस नहस किया था ना नेपोलियन ने, ये वापस से वही मानचित्र सेट कर देते हैं। यूरोप का वही मानचित्र सेट कर देते हैं कि राष्ट्रवादी भावना यहाँ पे आए ही नहीं। जितनी भी रूढ़िवादी ताकतें थी, जितने भी राजा महाराजा थे, ये अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए नेपोलियन से जो पहले की व्यवस्था चली आ रही थी साम्राज्य की, ये वैसी ही व्यवस्था कर देते हैं। तो ये 1815 का ही मानचित्र दिखा रखा है। ये देखिए यहाँ पे ऑस्ट्रिया जो साम्राज्य है उसको दिखा रखा है, यहाँ पे ये ओटोमन साम्राज्य है, ठीक है, ये अलग है। और इस तरह से ये जो मानचित्र होता है ये होता है यूरोप का। तो हम देख पा रहे हैं कि 19वीं सदी में 1815 यानी कौन सी सदी चल रही है, 19वीं सदी। तो 19वीं सदी में अपन यूरोप को देखते हैं तो ये मानचित्र रहता है। यहाँ पे अधिकतर निरंकुश राजाओं का शासन रहता है, बड़े बड़े साम्राज्य होते हैं। अब हम देखेंगे कि किस तरह से ये साम्राज्य विघटित होते हैं और यूरोप में स्वतंत्र देशों की स्थापना होती है, और ये वाला मानचित्र फिर सामने आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है, राष्ट्रवाद क्या है। बता चुकी हूँ मैं, राष्ट्रवाद भावना है, एक उच्च स्तर की भावना है जिसमें व्यक्ति की जो निष्ठा है ना वो पूरी तरह से अपने देश के प्रति समर्पित हो जाती है। या हम कहें बहुत ही सरल शब्दों में कि अपने देश के प्रति प्रेम की भावना, वो क्या कहलाती है, राष्ट्रवाद कहलाती है। जिसमें व्यक्ति निजी स्वार्थों को भूल जाता है और जो छोटे मोटे अंतर होते हैं ना उन सबको भूल जाता है, जैसे धर्म है, भाषा है, ये सभी संकीर्ण मनोवर्तियों को पीछे छोड़ देता है और देश हित में खड़ा हो जाता है। तो हम उसे क्या कहते हैं, इस भावना को क्या कहते हैं, इस भावना को कहते हैं राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद की जो भावना है ये फ्रांस की क्रांति से प्रचारित हुई, और हम देखते हैं कि भारत को आजादी दिलाने में भी राष्ट्रवाद की भावना ही महत्वपूर्ण रही। लेकिन भारत का हम पढ़ चुके हैं, हम देख रहे हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद ने क्या भूमिका निभाई और यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। तो भूमिका तो हम देखेंगे, जर्मनी और इटली के एकीकरण में राष्ट्रवाद की भूमिका रही। अभी हम देख रहे हैं कि राष्ट्रवाद का विचार यूरोप में आया कैसे। तो राष्ट्रवाद की जो पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति, हालांकि मैं बता चुकी हूँ अमेरिका का स्वतंत्रता जो संग्राम हुआ था उसमें स्वतंत्रता के विचार आ चुके थे, लेकिन इसकी जो फर्स्ट बार स्पष्ट अभिव्यक्ति होती है वो होती है 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के द्वारा। और हम समझ चुके हैं कि किस तरह से फ्रांस की क्रांति ने समानता का, स्वतंत्रता का, बंधुत्व का विचार यूरोप की जनता ही नहीं पूरे विश्व के सामने रखा था। अब हम पढ़ते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। 18वीं सदी का यूरोप विभिन्न राजशाही डचियों, कैंटनों व छोटे छोटे राजनीतिक इकाइयों में विभक्त था। तो हमने देखा 18वीं सदी है ना, और 19वीं सदी मैंने आपको बताई दिया है। तो 18वीं 19वीं सदी के दौरान यूरोप अलग अलग राजशाही डचियों, कैंटिनों और छोटे छोटी राजनीतिक इकाइयों में बटा हुआ था। जैसे हम देखते हैं कि यूरोप का एक महत्वपूर्ण साम्राज्य था हैब्सबर्ग का साम्राज्य। अरे भाई, जैसे भारत में होते हैं ना अलग अलग साम्राज्य नहीं होते, अलग अलग राजाओं के साम्राज्य होते हैं, उसी तरह से यूरोप का एक महत्वपूर्ण राजवंश था, महत्वपूर्ण साम्राज्य था हैब्सबर्ग का साम्राज्य। तो इस राजवंश के अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग क्षेत्रों पर अपना अधिकार किया यूरोप के। तो अधिकतर हम देखें ना कुल मिला के तो हैब्सबर्ग साम्राज्य था ना, उसके व्यक्ति, उसके राजा यूरोप के बहुत सारे क्षेत्र में शासन कर रहे थे। ये देखिए आप, इनका यहाँ के इटली के, वर्तमान जो इटली का क्षेत्र है यहाँ पर इनका शासन था। ऑस्ट्रिया आप देख लो, यहाँ पे देख लो जर्मन वाले क्षेत्र में, और ये स्पेन के क्षेत्र में, पुर्तगाल के क्षेत्र में। तो ये पूरा जो साम्राज्य था ये किसका साम्राज्य था, हैब्सबर्ग साम्राज्य था। अब इसमें हैब्सबर्ग साम्राज्य का उदाहरण ये जानने के लिए दिया गया है कि उस वक्त के यूरोप में कहीं कोई समानता नहीं थी। ये देखिए हैब्सबर्ग साम्राज्य में अगर हम देखें तो कुलीन वर्ग के लोग थे, उनमें जर्मन भाषी लोग ज़्यादा थे। इसी तरह से हम लोम्बार्डी और वेनेसिया के क्षेत्र में देखें, इटली वाले क्षेत्र में देखें तो इतालवी भाषी लोग ज़्यादा थे। हंगरी में देखें तो अधिकतर लोग
मैग्यार भाषा बोलते थे, जबकि दूसरे क्षेत्र में देखें तो अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग रहते थे। यानी एक साम्राज्य तो था, इसमें जनता राजा के प्रति उत्तरदायी है, राजा के प्रति निष्ठा रखती है, इसलिए एक साम्राज्य के रूप में तो जुड़े हुए थे, लेकिन इनमें क्या नहीं थी, इनमें आपस में कोई लगाव नहीं था कि एक ही साम्राज्य के अंदर रह रहे हैं तो इनमें समान संस्कृति हो या फिर भाषा संबंधी समानता हो, भावनात्मक लगाव हो। तो ऐसी स्थिति इस हैब्सबर्ग साम्राज्य में नहीं थी। एक उदाहरण दिया गया है, पूरे यूरोप में ऐसी स्थिति थी, अनेक डचियों में, अनेक राजशाहियों में यूरोप बटा हुआ था। लेकिन फ्रांस की क्रांति ने राष्ट्रवाद को यूरोप में प्रसारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 18वीं सदी के अंत में नेपोलियन के आक्रमण ने, हमने देखा कि किस तरह से नेपोलियन के आक्रमण होते हैं, 1912 तक, 18वीं सदी के अंत से शुरू हो जाते हैं उनके आक्रमण होना। तो नेपोलियन के आक्रमण ने यूरोप में राष्ट्रवाद के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया, क्योंकि हमने देखा नेपोलियन ने फ्रांसीसी क्रांति के विचारों को ही फैलाया था यूरोप में, यूरोप के क्षेत्रों को जीता और यहाँ पर उसने जो लोगों में ये विचार प्रसारित किया, राष्ट्रवाद का विचार प्रसारित किया, लोगों को संगठित किया, आर्थिक दृष्टि से भी मतलब लोगों को संगठित करके यहाँ पे व्यापार व्यवसाय इनमें प्रगति हुई थी। समस्या तो तब उत्पन्न हो गई थी जब नेपोलियन ने इनको उपनिवेश बनाना चाहा था, लेकिन उससे पहले तो नेपोलियन ने इनको स्वतंत्रता की, समानता की सीख ही दी थी। ठीक है, तो फ्रांस की क्रांति के जो आदर्श थे उनको प्रचारित किया किसने? नेपोलियन ने। विभिन्न क्षेत्रों को जीता और वहाँ पे उन विचारों को प्रसारित किया था। अब देखते हैं, ये क्वेश्चन आ जाता है अपने यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारण बताइए। तो पहला जो कारण है वो मध्यम वर्ग का उदय, क्योंकि हमने देखा 18वीं शताब्दी के अंत में, 18वीं सदी के अंत में और 19वीं सदी के प्रारंभ तक औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी इंग्लैंड में, और यूरोप के लगभग सभी देशों में औद्योगिक क्रांति हो रही थी। इसके अगले वीडियो में हम जस्ट औद्योगिक क्रांति ही पढ़ेंगे, जिसमें क्या हुआ, लघु व कुटीर उद्योगों के स्थान पर मशीनों का उपयोग होने लग गया था, बड़े बड़े कारखाने स्थापित हो गए थे, लघु व कुटीर उद्योग धंधों का तो पतन हो गया था। अब लोग बाग कहाँ आने लग गए थे? गांव से शहरों में, कस्बों में आने लग गए थे। किस में काम करने के लिए? फैक्ट्रियों में काम करने के लिए। तो विभिन्न प्रकार के आर्थिक, वैचारिक, सामाजिक परिवर्तन हुए थे औद्योगिक क्रांति के दौरान। ठीक है, तो जब ये औद्योगिक क्रांति हुई, इसके दौरान एक नए मध्यम वर्ग का उदय उस दौरान हो गया था। तो पश्चिम और मध्य यूरोप में औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि होने से शहरों में नवीन मध्यम वर्ग का विकास हुआ। मध्यम वर्ग में कौन कौन लोग शामिल थे? मध्यम वर्ग में उद्योगपति आते थे, व्यापारी आते थे, और साथ ही जो विभिन्न प्रकार की सेवा क्षेत्र में काम करने वाले लोग थे, विभिन्न प्रकार की नौकरियां करते थे, इन लोगों से मध्यम वर्ग बना हुआ था। अब इन मध्यम वर्ग ने, हम फ्रांस की क्रांति में भी देख चुके हैं कि जो ये मध्यम वर्ग के लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, ठीक है, तो इन लोगों ने ये आवाज़ उठाई कि समाज में जो असमानता है वो आखिरकार क्यों हो रही है, और ये जो आप निरंकुश राजशाही आपने फैला रखी है, राजा का शासन जो स्थापित कर रखा है, इसका आखिरकार कोई आधार नहीं है। हमने मोंटेस्क्यू के विचारों से देखा था, फ्रांस की क्रांति हम क्लास 9th में पढ़ के आए हैं एनसीईआरटी में। ठीक है, तो हमने देखा कि किस तरह से वहाँ पे रूसो के द्वारा और ये जितने भी मोंटेस्क्यू थे, इनके द्वारा यही विचार प्रसारित किए जाते हैं कि समाज में असमानता नहीं होने चाहिए, सभी व्यक्ति समान होने चाहिए, और ये जो विशिष्ट वर्ग को विशिष्ट अधिकार प्राप्त है, इनका उन्मूलन होना चाहिए। तो ये जो मध्यम वर्ग है, ये राष्ट्रीय एकता के विचार देता है। ठीक है, कि सभी को समानता प्राप्त होनी चाहिए। दूसरा एक विचारधारा है उदारवादी राष्ट्रवाद। उदारवादी क्या कहते हैं? उदारवादी समानता की बात करते हैं, स्वतंत्रता की बात करते हैं, लोगों को विचार अभिव्यक्ति का अधिकार देने की मांग करते हैं। तो ये जो ये उदारवादी राष्ट्रवादी जो विचारधारा थी, इसने भी यूरोप में राष्ट्रवाद को जन्म दिया। देखते हैं कैसे। उदारवाद व्यक्ति की आज़ादी और कानून के समक्ष सब बराबर हो, इस विचार का समर्थन करता है। उसने निरंकुश शासन का विरोध किया, साथ ही जो पादरी वर्ग को विशेष अधिकार प्राप्त थे उनकी समाप्ति पर बल दिया। किसने? उदारवाद ने। उदारवाद व्यक्ति की स्वतंत्रताओं पर बल देता था, जैसे कि व्यक्ति को भाषण देने का अधिकार होना चाहिए, स्वतंत्र रूप से अपने विचार व्यक्त करने यानी लिखने का अधिकार होना चाहिए, सभा संगठन बनाने का अधिकार होना चाहिए, और निजी संपत्ति रखने का अधिकार होना चाहिए। साथ ही उदारवाद ने यह विचार दिया कि व्यक्ति
व्यक्तियों को आपसी सहमति के आधार पर निर्मित सरकार बनाने का अधिकार होना चाहिए। तो बिल्कुल राजशाही के खिलाफ हो गया ना। आप ये देख लो, राजशाही की प्रतिक्रिया स्वरूप राष्ट्रवाद का जन्म हो रहा है कि आप ऐसे कैसे किसी भी राजा को सारी शक्ति सौंप सकते हो शासन करने की, बल्कि जो शासन है, जो सरकार है, वो जनता की सहमति के आधार पर चुनी जानी चाहिए। ये विचार दिए गए उदारवादियों के द्वारा। इसके अलावा आर्थिक क्षेत्र में भी उदारवादियों ने मुक्ति की बात कही कि सरकार का नियंत्रण नहीं होना चाहिए, बाजारों को बिल्कुल मुक्त छोड़ दो, चीजों और पूंजी के आवागमन पर, यानी जो वस्तुओं का आवागमन हो रहा है एक देश से दूसरे देश में, पूंजी का जो आवागमन हो रहा है उस पर राज्य का किसी तरह का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। बाजार की शक्ति के हिसाब से, मांग और पूर्ति के नियम के हिसाब से व्यापार चलना चाहिए। जैसे हम उदाहरण देखते हैं, ये हम जब आर्थिक क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम समझते हैं। सबसे पहले हमने देखा जर्मनी के उदाहरण के द्वारा कि 300 छोटे बड़े राज्य थे, फिर उनको किस तरह से एक संघ के रूप में संगठित किया। मात्र 300 जो राज्यों को मात्र 39 राज्यों में संगठित कर दिया था। किसने संगठित कर दिया था? नेपोलियन ने। उसके बाद क्या होता है, जो ये जर्मनी के क्षेत्र के लोग होते हैं, जर्मनी के जो छोटे छोटे राज्य होते हैं 39 राज्य, ये क्या करते हैं 1834 में, इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण था प्रशा, उसकी पहल पर ये अपना एक संघ बनाते हैं। पहले तो क्या था, ये 39 जितने भी छोटे छोटे राज्य थे ये एक दूसरे से व्यापार करते थे। तो इससे व्यापार कर रहे हैं तो भी शुल्क लग रहा है, इससे व्यापार कर रहे हैं तो भी चुंगी शुल्क लग रहा है। तो इनके लिए जो व्यापार करना था ना वो बहुत भारी पड़ जाता था, व्यापार में अवरोध था इनके। लेकिन प्रशा की पहल पे पहले इन दोनों ने आपस में समझौता किया, फिर धीरे धीरे सारे जो जर्मन क्षेत्र के राज्य थे ये इससे जुड़ते चले गए। किससे? जोल्वेराइन शुल्क संघ से। तो इन्होंने एक शुल्क संघ बनाया, जोल्वेराइन शुल्क संघ, और इसमें जो सदस्य होते थे ना उनमें आपस में जो ये छोटे छोटे चुंगी कर लिए जाते थे, शुल्क लिए जाते थे, ये सब समाप्त कर दिए। बल्कि इसकी जगह पे सिर्फ एक ही शुल्क रखा गया, मतलब उस क्षेत्र में कि भाई अपन लोग क्या है स्वतंत्र होकर एक दूसरे से व्यापार करेंगे, बस ये शुल्क है, ये शुल्क चुकाना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि प्रशा से कर रहे हो तो उसका अलग है शुल्क, या फिर अलग क्षेत्र से कर रहे हो तो अलग शुल्क है, ऐसा नहीं है। सिर्फ एक शुल्क रखा गया और मुद्राओं की जो अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग मुद्रा होती थी उसको खत्म कर दिया गया और 2 ही मुद्रा कर दी गई। तो इस तरह से हम देखते हैं ना कि जो उदारवादी जो विचारों का प्रचार प्रसार हो रहा है, जिसके तहत हम देख रहे हैं कि जोल्वेराइन शुल्क संघ जैसे संगठन बन रहे हैं, तो इन संगठनों ने भी राष्ट्रवाद को प्रचारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भाई लोगों में ये आने लग गया ना कि हम अपना संगठित होकर के एक अलग अस्तित्व रख सकते हैं, हमारी एक अलग पहचान है। पहले लोगों को ये है ही नहीं, जैसे हैब्सबर्ग साम्राज्य में रह रहे हैं तो लोगों को यही नहीं है कि हमारी एक अलग पहचान है। राष्ट्रवाद तो ये है ना कि हमारा एक राष्ट्र है, हमारी एक अलग पहचान है। तो इस तरह से इस संघ ने आर्थिक हितों को राष्ट्रीय एकीकरण का सहायक बनाया। तो मूल उद्देश्य समझ जाओ, इस चैप्टर का मूल उद्देश्य सिर्फ यही है कि किस तरह से राष्ट्रवाद की भावना आई, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना आई। तो हम देखते हैं कि जर्मनी बनता है, और फिर हम देखते हैं कि आगे इटली बनता है, और फिर ये यूरोप के छोटे छोटे सारे देश बनते हैं। ये देखिए यहाँ पे जोल्वेराइन शुल्क संघ को दिखाया गया है कि पहले तो क्या होता था, मतलब इनके ये जितने भी राज्य आप देख पा रहे हैं, इधर ये येलो कलर में है, इधर लाइट येलो है, पिंक है, तो ये सारे जो जर्मन संघ के जो राज्य होते थे इनमें जो छोटे छोटे अपने शुल्क लगा करते थे, क्षेत्रीय शुल्क जो हम कह सकते हैं। लेकिन जैसे ही जोल्वेराइन शुल्क संघ का गठन हुआ तो पहले तो ये वाला क्षेत्र एक दूसरे से जुड़ा, ये आप देख पा रहे हैं, ये क्षेत्र एक दूसरे से जुड़े। उसके बाद जैसे 1834 की स्थिति है ये, फिर 1854 में क्या हुआ कि ये वाला क्षेत्र भी जुड़ गया, और फिर हम देखते हैं कि 1867-68 के दौरान तो ये सारे क्षेत्र इसका हिस्सा बन गए जोल्वेराइन शुल्क संघ का। तो संगठन हो रहा है ना, तो क्षेत्र संगठित हो रहे हैं ना, तो यही तो है राष्ट्रवादी भावना। आगे देखते हैं, इंग्लैंड और फ्रांस की क्रांति ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई यूरोप में राष्ट्रवादी विचारों को जन्म देने में। कैसे? इंग्लैंड में 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी, और इस क्रांति ने यह स्पष्ट कर दिया था कि राजा के दैवीय अधिकार जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, कि राजा के कोई दैवीय अधिकार नहीं होते हैं, कि राजा कहे मैं पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार हूँ, मेरे आदेश ही ईश्वर के आदेश हैं, तो आपको पालन करना ही पड़ेगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति ने बिल्कुल नकार दिया। और उसके बाद हम देखते हैं कि 1789 में जो फ्रांस की क्रांति हो रही है ना, वो तो व्यक्ति की स्वतंत्रता को इतना पवित्र बता रही है कि कोई भी सत्ता
चाहे वो दैवीय सत्ता होने का ही दावा क्यों ना करे, वो व्यक्ति की स्वतंत्रता को नहीं नकार सकती। तो इन क्रांतियों से लोग जागरूक हो रहे हैं, लोगों में जागरूकता आ रही है कि हमारा भी कोई महत्व है, हमें भी आज़ादी मिलनी चाहिए। तो अब क्या है, धीरे धीरे संगठन होना शुरू होता है। अब ये वही वाली बात बता दी। फोर्थ पॉइंट है 1815 ईस्वी के बाद एक नया रूढ़िवाद। हमने देखा कि नेपोलियन के द्वारा फ्रांस की क्रांति के विचारों का प्रचार प्रसार किया जाता है, लेकिन 1815 में वाटरलू के युद्ध में ये जितनी भी रूढ़िवादी ताकत होती हैं, ठीक है, रूढ़िवादी से यहाँ पे मतलब है कि जो राजाओं का शासन था, ऐसे लोग जो कि परिवर्तन के विरोधी होते हैं, जो कि ये नहीं चाहते कि क्या आना चाहिए, उदारवाद आना चाहिए, राष्ट्रवाद आना चाहिए, लोकतंत्र आना चाहिए, बल्कि पुरानी व्यवस्था को बनाए रखने में ही खुशी समझते हैं, पुरानी व्यवस्था को ही बनाए रखना चाहते हैं। तो जितने भी पादरी वर्ग के लोग थे, कुलीन वर्ग के लोग थे, राजा महाराजा, ये सब इसी के अंदर आते थे, रूढ़िवाद के अंदर। तो जैसे ही इन लोगों ने नेपोलियन को हराया, इसके बाद 1815 में इनके द्वारा क्या किया गया, एक समझौता किया गया वियना की कांग्रेस में। और वियना कहाँ है, ऑस्ट्रिया में है। अब ऑस्ट्रिया के जो चांसलर थे मेटरनिख, उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, न केवल नेपोलियन को हराने में बल्कि इस वियना समझौते में भी। तो इतना ध्यान रखना, क्योंकि आगे फिर आएगा जब हम पढ़ेंगे जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण। तो 1815 के वाटरलू के युद्ध में ब्रिटेन ने, रूस ने, प्रुशिया ने और ऑस्ट्रिया ने मिलकर नेपोलियन को हरा दिया। हराने के बाद इन सारे देशों के प्रतिनिधि इकट्ठे हुए वियना में, और इन्होंने 1815 में वियना कांग्रेस का आयोजन किया। अब वियना संधि के द्वारा इन्होंने क्या किया, पूरी कोशिश की कि ये किसको दबा दे, राष्ट्रवादी विचारों को दबा दे, उन राष्ट्रवादी विचारों को जिनको कि नेपोलियन ने फैलाया था। और जो लोकतांत्रिक विचार की मांग उठ रही है जनता की तरफ से, उनको पूरी तरह से इन्होंने दबा दिया। और वापस से जो राजशाही शासन था, रूढ़िवादी जो शासन था, उसकी पुनर्स्थापना कर दी। यहाँ तक कि फ्रांस में भी इन्होंने जो बुर्बो राजवंश था ना, बुर्बो राजवंश जिसका राजा लुई 16वां शासन कर रहा था फ्रांस की क्रांति के समय, तो इन्होंने फ्रांस में वापस से ही उस राजवंश को सत्ता दे दी, यानी वापस से राजशाही शासन की यूरोप में स्थापना कर दी। लेकिन इन लोगों ने ये नहीं सोचा है कि जिसको दबाने की ये कोशिश कर रहे हैं वो विचार तो फैल चुके हैं। क्योंकि आगे हम देखते हैं कि कई क्रांतिकारी होते हैं जो कि दमन के डर से, क्योंकि इनको ये था कि 1815 के बाद अब उनका दमन किया जा सकता है, तो उन्होंने छुप करके किस तरह से राष्ट्रवादी विचारों को फैलाया। ये देखिए वियना कांग्रेस का दिखाया गया है। सभी जो ये मेन राष्ट्र के प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, बीच में ये टेबल पे मानचित्र रखा हुआ है और ये बांट रहे हैं कि ये वाला साम्राज्य आपको रखना है। और फ्रांस को इस तरह से दबा दिया गया कि दोबारा उसमें कोई क्रांति की संभावना बचे ही नहीं। ये देखिए क्रांतिकारी जो आंदोलन हुए 1815 ईस्वी के बाद, वियना कांग्रेस के बाद बहुत सारे यूरोपीय राज्यों में क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने, क्रांतिकारी विचारों का प्रचार प्रसार करने के लिए अनेक गुप्त संगठन बनाए गए। गुप्त क्यों बनाए गए भाई? गुप्त इसलिए बनाए गए क्योंकि अब वापस से रूढ़िवादी ताकत है सत्ता में और उनको भनक हो गई कि इस तरह के क्रांतिकारी विचार प्रचारित किए जा रहे हैं तो उनका तो दमन कर दिया जाएगा। तो चोरी छिपे गुप्त संगठन बनाए गए और भूमिगत मतलब छुप करके आंदोलन चलाए गए। और इन क्रांतिकारियों का एकमात्र लक्ष्य था कि ये जो राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है, राजाओं का जो शासन है, उसका विरोध किया जाए और राष्ट्र राज्य की स्थापना की जाए। ठीक है, स्वतंत्र राष्ट्र राज्य की स्थापना की जाए। नेक्स्ट हम पॉइंट देखते हैं, भाषा व लोक कथाओं का योगदान। सबसे अंतिम पॉइंट है कि किस तरह से जो लोकगीत थे, जो स्थानीय भाषाएं थी, लोक कथाएं थी, उन्होंने किस तरह से राष्ट्रवादी विचारों को फैलाने में अपना योगदान दिया। स्थानीय बोलियों, लोक साहित्य व संगीत ने राष्ट्रीय भावना का विकास किया। जैसे एक उदाहरण दे रखा है इसमें 1831 में, है ना, 1815 के बाद की स्थिति है। जैसा कि मैंने बताया वर्तमान में पोलैंड है, उस वक्त पोलैंड को 1815 के बाद जो रूस ने और ये जो प्रुशिया है, जो इटली है, ऑस्ट्रिया है, इन लोगों ने आपस में बांट लिया था। तो जो पोलैंड का वो हिस्सा जिस पर रूस का नियंत्रण था, तो 1831 में पोलैंड के रूसी हिस्से में जो पोलिश लोग थे, जो वहाँ के मूल लोग थे पोलैंड के पोलिश लोग, उन्होंने रूस के जार के खिलाफ विद्रोह कर दिया। क्यों कर दिया रूस के जार के खिलाफ? क्योंकि जो रूसी सरकार था, जो रूसी जार था, उसने
उस हिस्से पे, पोलैंड के उस हिस्से पे जिस पर उसका कब्जा था, उन्होंने ज़बरदस्ती अपनी भाषा, अपनी संस्कृति को थोपना शुरू कर दिया। ये देखो, क्योंकि रूसी कब्जे के बाद पोलिश भाषा को स्कूलों से ज़बरदस्ती हटा लिया गया और रूसी भाषा को लाद दिया गया। इस विद्रोह में पोलिश भाषा संघर्ष का प्रतीक बनी थी कि किस तरह से, देखो, भाषा इस संघर्ष का प्रतीक बनी, इस विद्रोह का प्रतीक बनी कि इन्होंने क्या किया, ये आप देख पा रहे हैं, रूसी साम्राज्य। तो पोलैंड के कुछ हिस्से पर तो रूस का नियंत्रण हो गया, मैंने कहा ना, सभी शक्तियों ने, कुछ हिस्से पे प्रशा का नियंत्रण हो गया, कुछ हिस्से पे ऑस्ट्रिया का, तो इसको आपस में बांट लिया था। तो जिस हिस्से पर रूस का नियंत्रण था, तो रूस ने स्कूलों में ज़बरदस्ती पोलिश भाषा हटा करके खुद की रूसी भाषा संस्कृति को थोपना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे भाषा एक जरिया बन गई, क्योंकि जो पोलिश वर्ग के, पोलिश मूल के जो लोग थे, इन्होंने इसी आधार पर विद्रोह कर दिया। तो बच्चों, आया ना समझ में? राष्ट्रवाद सबसे पहले किसे कहते हैं? राष्ट्रवाद एक भावना है जिसमें व्यक्ति अपने सारे स्वार्थ छोड़ करके सिर्फ अपने देश से प्रेम करता है, अपने देश के प्रति निष्ठा रखता है। अब भारत के इतने क्रांतिकारी हुए, भगत सिंह हुए, सुखदेव राजगुरु, सब किसके प्रति? राष्ट्र के प्रति निष्ठा रखते हुए तो हंसते हंसते फांसी पे झूल गए थे। तो राष्ट्रवाद एक भावना है जिसमें व्यक्ति की जो उच्चतम निष्ठा है वो अपने देश के प्रति समर्पित होती है। फिर हमने देखा यूरोप में कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे होता है। तो हमने देखा फ्रांस की क्रांति ने योगदान दिया, स्थानीय भाषाओं ने योगदान दिया, 1815 के बाद जो नया रूढ़िवाद स्थापित हुआ था उसने भी अप्रत्यक्ष रूप से योगदान दिया। इसके अलावा जो उदारवादी विचार थे उन्होंने भी योगदान दिया। तो अच्छे से इसका अध्ययन करना है, इम्पोर्टेंट है टॉपिक। धन्यवाद।